यूपीएससी का एएनएम एंड जीएनएम का वैकेंसी से रिलेटेड जो है क्लासेस अब है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज से हम लोग वो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मिडवाइफरी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एएनएम एंड जीएनएम के लिए बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, तो आज वो सेट 1 होने वाला है हमारा, जो कि हम लोग करेंगे। और अगर हाँ आप भी जो है पूरा सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ मतलब बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आप लोगों को देखिए, इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। जो भी लाइव क्लासेस अगर आपका छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी रहेंगे। फिर से कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जितने भी ये होंगे सब चीज़ों के आप लोगों के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। प्रीवाईक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मॉक टेस्ट भी इसी बैच में आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को अलग से कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ इसी में है। और कितने में, तो मात्र सिर्फ और सिर्फ 299 में जो है आप लोग बैच को ले सकते हैं। तब सिर्फ 299 में मंजिल बैच जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जा करके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप, जो ये ऐप दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे, इस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके आप लोगों को जो है मंजिल बैच को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अगर मंजिल बैच को ज्वाइन करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी मतलब कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है, तो आप लोग जो है इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस पे आप लोगों को अगर कॉल या मैसेज करेंगे तो आप लोगों को पूरी हेल्प की जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस नंबर से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड, जो गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। 30 वीक, 30 सप्ताह, 32 वीक, 40 वीक, 42 वीक। तो टोटल जो होता है प्रेगनेंसी सबको पता है नॉर्मली 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो एक मंथ में 4 वीक, तो 9 मंथ में कितने जाएंगे, तो एक मंथ में जब 4 है तो 9 मंथ में तो मतलब क्या बोलते हैं, 9 मंथ में टोटल मतलब कितने वीक्स होते हैं गर्भावस्था का टोटल, तो वो होता है हमारा 40 वीक। 40 वीक जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स कहा जाता है, और वीक्स में 40 वीक्स। ठीक है, जो कि नॉर्मल ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ द फीटस फॉर अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, सामान्य योनि प्रसव के लिए भ्रूण की आदर्श स्थिति क्या होती है। ब्रिज पोजीशन, सेफेलिक पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, ऑब्लिक पोजीशन। तो कौन सा जो पोजीशन है वो बेबी के लिए सही होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें बेबी का कैसा पोजीशन जो है जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, तो वो कौन सा पोजीशन है, तो वो है सिफेलिक पोजीशन। सिफेलिक पोजीशन जो होता है वो बेबीज़ के लिए नॉर्मल पोजीशन होता है। जब वो डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो नॉर्मल पोजीशन है सिफेलिक पोजीशन। और अगर कोई अदर पोजीशन वो बेबी रहता है तो वो नॉर्मल करने में मतलब नॉर्मल हो सकता है बट बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ, बट सिफेलिक पोजीशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का पहला स्टेज क्या है, एक्सपल्सन स्टेज, प्लासेंटल स्टेज, सर्वाइकल डायलेशन स्टेज और रिकवरी स्टेज। तो हमारा क्या होगा, तो हमारा पहला स्टेज होगा सर्वाइकल डायलेशन स्टेज। ठीक है, जब सर्विक्स का जो है माउथ जो है ओपन होगा और वो डायलेट करेगा, वो टोटल मतलब 10 तक डायलेट करता है। जब तक वो 10 तक डायलेट नहीं करेगा तब तक बेबी जो है नीचे की ओर आएगा नहीं। तो लेबर मतलब लेबर पेन भी अगर होगा तो सर्वाइकल जब डायलेट करेगा तभी लेबर पेन होता है, तो ही बेबी जो है नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेज होता है सर्वाइकल डायलेशन स्टेज, जहाँ पर सर्विक्स का मुंह खुलेगा और बेबी नीचे की ओर आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। तो कौन सा हार्मोन जो होता है जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो प्लासेंटा जो यूट्रस होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कौन सा मतलब जो हार्मोन है वो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही हार्मोन जो है, आप लोगों ने अगर मान लीजिए ड्यूटी वगैरह भी किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब बेबी हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, प्लासेंटा बाहर निकल आता है, तो फिर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, ताकि यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक,
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट, जो सामान्य भ्रूण हृदय गति कितनी होती है? 60 से 80 बीट्स पर मिनट, 80 से 100 बीट्स पर मिनट, 110 से 160 बीट्स पर मिनट, 170 से 200 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल फीटल रेट कितनी होती है? तो नॉर्मल फीटल रेट जो होती है वो 110 से 160 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल होती है। और अगर 60 से 80 है तो वो कम है, 80 से 100 है तो वो भी कम है, और 170 से 200 है तो वो ज़्यादा है। तो जो नॉर्मल ये हार्ट रेट है वो है 110 से 160। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, लंबे समय तक प्रसव की सबसे आम जटिलता क्या होती है? पोस्टपार्टम हेमरेज, इक्लैम्सिया, फीटल डिस्ट्रेस, यूट्रिन रप्चर। तो जब कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा जब अगर लंबे समय तक प्रसव रहेगा, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा फीटल डिस्ट्रेस। भ्रूण के मतलब जो फीटल है वो स्ट्रेस में जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रेस हो जाएगा फीटल जो बेबी होगा। और मतलब अगर ज़्यादा लंबे समय तक उसको खींचा गया तो हो सकता है कि बेबी का जो है डेथ हो जाए, या फिर बेबी निकोनियम खा ले तो उससे उसको सांस लेने में दिक्कत आए, तो वो भ्रूण संकट, फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन होगा अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर रहेगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एपिसियोटॉमी? टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, टू रिमूव प्लासेंटा, टू रिड्यूस लेबर पेन। तो क्या रहता है, पर्पस क्या होता है एपिसियोटॉमी का? तो एपिसियोटॉमी का मेन पर्पस होता है कि टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, गुदा संयोजी ऊतक फटने से बचाने के लिए जो है एपिसियोटॉमी किया जाता है, ताकि जो ऊपर का जो ये है जो क्या बोलते हैं पेरिनियल है वो ना फटे। इसी के लिए एपिसियोटॉमी किया जाता है जब बेबी का हेड बड़ा हो या फिर वो छोटा पड़ रहा हो, वो क्या बोलते हैं जो ओपनिंग है वो अगर छोटा पड़ रहा हो तो एपिसियोटॉमी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर बेबी आने में ज़्यादा फोर्स लगेगा और अगर एपिसियोटॉमी ना किया जाए तो हो सकता है कि पेरिनियल जो है वो टीयर हो जाए वहाँ पर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स? विटामिन नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोषों की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन डी। तो कौन सा जो विटामिन है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के न्यूबॉर्न में प्रिवेंशन का ये करता है? तो वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोषों की रोकथाम के लिए एक आवश्यक विटामिन है। ठीक है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म फॉर एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी होती है किसी वुमेन को तो वो क्या कहलाता है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, प्रीक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, मॉर्निंग सिकनेस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? तो मेडिकल टर्म में हम लोग इसको कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। अगर एक वुमेन को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उससे मेडिकल टर्म में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर अ नॉर्मल BMI वुमेन? सामान्य BMI वाली महिला के लिए गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित वजन बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 kg, 7 से 12 kg, 11 से 16 kg, 18 से 20 kg। तो नॉर्मल जो है वेट गेन कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू BMI? तो वो होना चाहिए 11 से 16 kg। वेट अगर बढ़ता है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम पड़ता है तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है, जितना 11 से 16 kg जो है प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन का वेट गेन होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज लोकिया? लोकिया क्या है? अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज, अ फीटल पोजीशन, अ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो लोकिया क्या है? तो लोकिया एक पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज है। जो पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो क्या बोलते हैं डिलीवरी होने के बाद लेबर का जो ये है वो ख़त्म होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उससे हम लोग लोकिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो लोकिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल अपगार स्कोर रेंज फॉर अ हेल्दी न्यूबॉर्न? एक स्वस्थ नवजात शिशु के लिए सामान्य अपगार स्कोर कितना होता है? 0 से 3,
4 से 6, 7 से 10, 10 से 12। तो नॉर्मल अपगार स्कोर कितना होता है एक न्यू बॉर्न हेल्दी न्यू बॉर्न के लिए? तो वो होता है 7 से 10। 7 से 10 जो है एक नॉर्मल अपगार स्कोर है न्यू बॉर्न के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फीटल प्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल फॉर वेजाइनल डिलीवरी? योनि प्रसव के लिए कौन सी भ्रूण की प्रस्तुति असामान्य मानी जाती है? सिफेलिक, ब्रीच, ऑक्यूप्यूट एंटीरियर वर्टेक्स। तो कौन सा जो है वेजाइनल डिलीवरी के लिए एबनॉर्मल माना जाता है? तो सिफेलिक जो है वो तो नॉर्मल है, ये तो हम लोगों ने पहले ही किया कि सिफेलिक जो है नॉर्मल है। और कौन सा एबनॉर्मल है? तो वो है ब्रिज। ब्रिज जो है एक एबनॉर्मल पोजीशन है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। ब्रिज में बेबी जो है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकता है, उसे सिजेरियन ही करना पड़ता है, ठीक है। ब्रिज जो है वरना जो है बेबी अगर कोशिश किया जाता है ज़बरदस्ती नॉर्मल करवाने का तो वो हो सकता है कि बेबी का डेथ हो जाए या फिर बेबी निकोनियम खा ले। एट लास्ट वो करना ही पड़ता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी? गर्भावस्था को पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? RPR टेस्ट, एलिसा टेस्ट, यूरिन HCG टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट जो है प्रेगनेंसी पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो है यूरिन HCG टेस्ट। अगर प्रेगनेंसी किट देखा होगा आप लोगों ने तो वहाँ पर एक HCG लिख करके रहता है, ठीक है। यूरिन का जो HCG है वो टेस्ट किया जाता है, उसी से पता चलता है कि वेमेन जो है प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? प्रसवोत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है? यूटेरिन एटोनी, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, एनीमिया। तो पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण है उसका गर्भाशय की कमजोरी। इसी कारण जो है पोस्टपार्टम हेमरेज गर्भावस्था होता है उसकी कमजोरी के गर्भाशय का जो कमजोरी है इसी के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, यूट्रिन एटोनी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? अस्थानिक गर्भावस्था का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? ओवरी, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, एब्डोमिनल कैविटी। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? तो ये क्या है? तो ये सबको पता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही है जो बेबी का जो है इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, वहीं पर। अब हम बेबी वहीं पर जो है ये होता है कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन का, फैलोपियन ट्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी? नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg, 2.5 से 4 kg, 4.5 से 5.5 kg, 1.0 से 1.5 kg। तो नॉर्मल वेट जो है कितना होना चाहिए एक न्यू बॉर्न बेबी का? तो वो है 2.5 से 4.0 kg जो है एक नॉर्मल हेल्दी वेट है न्यू बॉर्न बेबी का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में मातृ मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? हेमरेज, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, माइल न्यूट्रिशन। तो एक मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी का प्रेगनेंसी के दौरान? तो वो है हेमरेज, रक्तस्राव जो है, ब्लीडिंग जो है होने लगती है एक्सेस, और ब्लीडिंग जो है सही समय पे रोका नहीं जाता है या फिर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसी कारण जो है मैटरनल मोर्टेलिटी हो जाता है, जो कि माता का जो है डेथ हो जाता है, ठीक है। अगर बेबी को कितने लोग जो होते हैं प्रायोरिटी देते हैं और माँ को ध्यान नहीं देते हैं और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी? है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण है? हेडेक, मॉर्निंग सीकनेस, लेग क्रैम्प्स, हाई फीवर। तो इनमें से कौन सा जो है एक प्रारंभिक लक्षण है? तो वो है मॉर्निंग सीकनेस। मॉर्निंग सीकनेस जो है एक अर्ली साइन होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या कार्य होता है? स्टिमुलेट्स लैक्टेशन,
increases uterine contractions, maintains the pregnancy, enhances fetal movements। तो फंक्शन क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का प्रेगनेंसी के दौरान? तो वो होता है कि गर्भावस्था को बनाए रखना। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो ये क्या बोलते हैं सुनिश्चित करता है कि प्रेगनेंसी जो है सही सुचारू रूप से चले और मेंटेन करता है वो प्रेगनेंसी को, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है लेवल डिक्रीज होगा तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं एबॉर्शन का खतरा रह जाता है, या एबॉर्शन का खतरा हो सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो कंसीव करने में ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन इन यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस स्थिति की विशेषता है? गेस्टेशनल डायबिटीज, इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया, प्लासेंटा प्रीविया। तो जो गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और मूत्र में जो प्रोटीन होता है वो किसकी उपस्थिति का ये है? तो वो है हमारा प्री इक्लैम्सिया। प्री इक्लैम्सिया का ये प्रेजेंस को दर्शाता है अगर हाई ब्लड प्रेशर हो और यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है? तो ये तो नॉर्मली ये सबको पता है कि वो कोलेस्ट्रम जो माँ के द्वारा पहला दूध होता है, माँ का पहला दूध, प्रसव के बाद उत्पन्न पहला दूध को क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द टर्म फॉर द सॉफ्ट स्पॉट ऑन अ न्यूबॉर्न्स हेड। नवजात शिशु के सिर पर मुलायम स्थान को क्या कहा जाता है? फॉन्टेनिल, सूचर्स, स्कल कैप, ऑक्यूपेट। तो जो सॉफ्ट स्पॉट होता है न्यूबॉर्न के हेड में, अगर न्यूबॉर्न का आप लोगों ने हेड को देखा होगा तो एक सॉफ्ट सा ये स्पॉट रहता है जिसको लोग बोलते हैं कि आराम से पकड़ने के लिए ये वो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फॉन्टेनिल कहते हैं, फॉन्टेनिल, ठीक है। उसे फॉन्टेनिल कहा जाता है जो सॉफ्ट स्पॉट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंसिंग हाइपोटेंशन। निम्न रक्तचाप वाली गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, सिटिंग अपराइट, प्रोन पोजीशन। तो कौन सा पोजीशन जो है एक गर्भवती महिला के लिए हाइपोटेंशन में यह देना चाहिए? हाइपोटेंशन में कौन सा उसे देना चाहिए? तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपोटेंशन में प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे कि उसका जो है ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा और वो ठीक हो रहेगी, ठीक है। और ज़्यादा वो कम नहीं होगा, नहीं ज़्यादा वो ये स्ट्रेस में रह जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। नाभि नाल की सामान्य लंबाई कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका नॉर्मल लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 50 से 70 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल लंबाई होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन। निम्नलिखित में कौन सा प्लासेंटा अलग होने का संकेत है? इंक्रीज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, सडन यूट्रीन रिलैक्सेशन, फीटल मूवमेंट इंक्रीज, नो चेंज इन कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो प्लासेंटा सेपरेट होने का जो साइन है वो है इंक्रीज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर प्लासेंटा जो है अलग हो जाएगा यूट्रस से तो उसमें क्या होगा? तो वेजाइनल ब्लीडिंग, योनि से जो रक्तस्राव है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब प्लासेंटा जो है यूट्रस से अलग होता है तो यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लासेंटा। निम्नलिखित में के प्लासेंटा के असामान्य प्रत्यारोपण के कारण कौन सी जटिलता हो सकती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लासेंटा प्रीविया, प्री इक्लैम्सिया, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो क्या होगा अगर प्लासेंटा का असामान्य प्रत्यारोपण हो? तो वो होगा हमारा कि प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया जैसी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आप लोगों वो जो है दिखाई देने लगेगी जो अगर प्लासेंटा जो है एबनॉर्मल इम्प्लांट होगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ फीटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के दौरान भ्रूण की निगरानी के लिए आमतौर पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग,
ब्लड टेस्ट, MRI स्कैन। तो कौन सा जो है मेथड अपनाया जाता है फीटल को देखने के लिए कि फीटल अच्छा है या नहीं है, फीटल अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेबी हेल्दी है या नहीं है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग के थ्रू ही बेबी को सारी भी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको देखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द आइडियल बर्थ स्पेसिंग रिकमेंडेड बाय WHO। WHO द्वारा अनुशंसित आदर्श जन्म अंतराल कितना है? एटलीस्ट 6 मंथ्स, एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर, एटलीस्ट 3 ईयर। तो 2 बच्चों के बीच में कितना गैप रखने का WHO बोलते हैं? तो वो बोलता है एटलीस्ट 2 साल। 2 साल जो है 2 बच्चों के बीच में कम से कम अंतर होना चाहिए। ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच पोजीशन इज़ आइडियल फॉर लेबर एंड डिलीवरी। लेबर और डिलीवरी के लिए कौन सा पोजीशन जो है एक अच्छा पोजीशन है? तो वो है सुपाइन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, स्क्वैटिंग पोजीशन, ट्रेंडलेन वर्क पोजीशन। तो लेबर और डिलीवरी के लिए कौन सा जो है एक अच्छा पोजीशन है? तो वो है स्क्वैटिंग पोजीशन। स्क्वैटिंग पोजीशन में अगर विमेन अगर बैठती है तो वो अच्छे से बल लगा सकती है, और बल लगाएगी तो बेबी जो है जल्दी जो है नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो वो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्लास का आप लोगों का जो भी PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। थैंक यू।